Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently covering the topic human nervous system. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। अब आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और जो भी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसके आगे की चीजें आज हम कवर करेंगे। तो एक बार क्विक लुक ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी चीजें कवर की थी। जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो उसमें हमने समझा था कि व्हाट इज एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, फिर इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे तो हमें बेसिकली नर्वस सिस्टम कवर करना है और एंडोक्राइन सिस्टम करना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना। उसके बाद से जो हमने चीजें देखनी है वो नर्वस सिस्टम देखा था हमने कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। फिर हमने न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का, उसके बारे में हमने चीजें देखी थी। नेक्स्ट हमने कवर किया था फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, की फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन कैसे है, किस तरीके से काम करते हैं न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने देखा था कि हमें नर्वस सिस्टम को कौन कौन से हेड्स यूज करके पढ़ने हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के बारे में हमने कवर किया था। सीएनएस के बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर हमने पीएनएस देखा था, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड देखना है। फिर हम जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो हमें सोमैटिक पीएनएस के बारे में पढ़ना है, ऑटोनॉमिक पीएनएस पढ़ना है। सोमैटिक के अंदर क्रेनियल नर्व्स पढ़ने, स्पाइनल नर्व्स पढ़ने, और ऑटोनॉमिक पीएनएस में हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में डिस्कस करना है। इसके बेसिक्स हमने देख लिए थे कि जर्नली में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, इसमें हमने वो सारी चीजें एक बार ओवरव्यू ले लिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम बात करेंगे सीएनएस, तो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था और ब्रेन के फंक्शंस भी देखे थे। फिर हमने ब्रेन को देखा था कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से उसको समझा था। ब्रेन में हमें इसे 3 पार्ट्स में कवर करना है, 3 सब हेड्स लेने हैं, जैसे फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस करने हैं और हिंड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं। तो जब हम फोर ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने सेरेब्रम के बारे में डिस्कस किया था कि फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेरेब्रम, और सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है। तो सेरेब्रम के बारे में देख लिया था। अभी हमने सेरेब्रम कवर किया, उसके बाद से हमने देखा कि जो आपके लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम में, 4 तरीके के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। और इसके फंक्शंस देख लिए थे कि इसके फंक्शंस क्या क्या चीज हैं। फिर हमें इसमें ही पढ़ना है कि नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ओल्फैक्टरी लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ओल्फैक्टरी लोब क्या है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो हम ओल्फैक्टरी के बारे में पढ़ेंगे कि ओल्फैक्टरी लोब क्या है। तो ओल्फैक्टरी क्या है, a pair of small club shaped structures located at the front of the brain, है ना। फ्रंट ऑफ द ब्रेन, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं ओल्फैक्टरी लोब का, कि ये जो फ्रंट में है आपके आईज के ऊपर साइड में, यहाँ पे ये येलोइश पार्ट क्या है, ओल्फैक्टरी लोब है। तो छोटा होता है, पेयर में प्रेजेंट होगा, और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्रंट ऑफ द ब्रेन पे होते हैं। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, है ना। स्मेल या फिर ऑर्डर आपसे इससे पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओल्फैक्टरी लोब है यहाँ पर सिग्नल्स आएंगे, किस चीज के सिग्नल्स आते हैं, स्मेल के सिग्नल्स रिलेटेड टू स्मेल और ऑर्डर। सिग्नल रिलेटेड टू स्मेल और ऑर्डर के जो सिग्नल्स है वो यहाँ से रिसीव होंगे। अब ये चीज जो होती है ह्यूमन बींग्स पे लेस डेवलप्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं से बहुत तेज खाने की खुशबू आ रही है, तो आपको फिर भी टाइम लगेगा उसे सेंस करने में। लेकिन ये जो ओल्फैक्टरी लोब है वो ज्यादातर किसमें अच्छा खासा डेवलप होता है, डॉग्स में डेवलप होता है, शार्क फिश में काफी डेवलप होता है। तो जैसे आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन वाला चीजें देखा होगा, वहां पर डॉग्स को ले जाया जाता है, तो वो काफी तेजी से स्मेल कर लेते हैं, इसलिए इनका जो ओल्फैक्टरी लोब है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है कंपैरेटिवली ह्यूमन बींग्स के, है ना। और शार्क फिश का भी अच्छा खासा डेवलप्ड होता है। अब यहाँ पे चीजें मां के, जैसे ओल्फैक्टरी लोब कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्पोरल लोब, ये सारे लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बस उसको ही आपको उनका लेबलिंग ही याद रखना है। बाकी सारी चीजें जो अलग से मार्क है, जैसे प्राइमरी कॉर्टेक्स कहाँ है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ है, ये सारी चीजें नहीं। हमने 4 पढ़ा था, फ्रंटल, पैरेटल पढ़ा था, ऑसिपिटल पढ़ा था, ये टेम्पोरल लोब पढ़ा था। तो ये 4 याद रखना है। अब ओल्फैक्टरी बल्ब या लोब के बारे में भी हमने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, इस बेसिक डायग्राम को ही आपको लेकर चलना है, क्योंकि थोड़ा ब्रेन का डायग्राम जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एक्चुअली में जब हम कहीं पर इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें चीजें याद रखने में मुश्किल होता है। तो अगर आप ऐसे मैनुअली बनाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपको क्लियरली चीजें समझ में भी आएंगी, आप कोरिलेट इजिली कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है डायंसेफिलॉन। अब वापस यहाँ पे जाते हैं, जो हेड्स हमें पढ़ना है,
तो अब इसमें जो ओल्फैक्टरी लोब हमने कवर कर लिया, अब इसके बाद से डायंसेफेलॉन में हम एपिथैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस भी पढ़ेंगे। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पढ़ना है। तो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो डायंसेफेलॉन है जिसके तीन पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं, तो जो एपिथैलेमस है इज अ पार्ट ऑफ डोर्सल फोरब्रेन इंक्लूडिंग द पीनियल ग्लैंड एंड अ रीजन इन द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल, है ना। यहाँ पे इसको देखिए आप डायग्राम में कि आपका जो डायंसेफेलॉन है उसमें आपको एपिथैलेमस कहाँ पे दिख रहा है, इस रूफ में दिख रहा है। और यहाँ पे क्या होंगे, इस पे इसी रूफ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है कि एपिथैलेमस में क्या प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है और बाय दिस पीनियल ग्लैंड इज अटैच्ड, ये चीज याद रहेगी। फिर उसके बाद से आ जाता है थैलेमस। तो थैलेमस क्या है, स्मॉल एग शेप्ड स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के मिड पर रहेगा एंड रोल्स प्ले करता है मोटर एक्टिविटी में, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी और अरोजल, है ना, जो भी आपकी फीलिंग्स अरोज होती है अरोजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे मेमोरी हो गया, इमोशंस हो गया, मोटर एक्टिविटीज हो गया, ये थैलेमस रोल प्ले करता है। और थैलेमस कहाँ पे है आपका, ये मिड वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क है, तो ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे ये चीज याद रखनी। फिर नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, स्मॉल एरिया इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये क्या करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस पे कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी, और एपिथैलेमस में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। these two things you have to remember and let's take a look at the location of this particular gland कि यहाँ पर आप क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपने देख लिया येलोइश पार्ट है जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। तो अब क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर कहेंगे। और वही चीज है, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हार्ट रेट हो गया, हंगर, आपको भूख लग रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सेक्स ड्राइव जो होता है ह्यूमंस में उसको भी रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। स्लीप हो गया, थर्स्ट, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट। अब ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग योर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि उसको भी कंट्रोल कर रहा है ना जो मास्टर था ऑलरेडी, तो इसलिए कहेंगे क्या, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है। फिर हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक न्यूक्लियस की, हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसकी जो वॉल्यूम है वो हेटेरोसेक्सुअल मैन में ज्यादा होती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस इज ट्वाइस एज लार्ज इन हेटेरोसेक्सुअल मैन एज इन विमेन, है ना। मैन में ज्यादा होती है ये जो न्यूक्लियस का साइज है और विमेन में जो कम होता है, बट ये किसी भी तरीके से दोनों के इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम बोलेंगे फीमेल्स में ये छोटा है, मेल्स में बड़ा है, तो हम ये जान ले कि ये किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता है। और जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो फीमेल्स रीचिंग पीक वैल्यूज ऑफ द ब्रेन अर्लियर देन मेल्स, है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें कवर कर ली। अब हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा पार्ट है डायंसेफेलॉन भी कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ब्रेन में मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मिला के कॉर्पोरा क्वाड्रिगिमिना एंड सेरेब्रल पेडंकल, इनको मिला के हमें क्या पढ़ना था, इसमें हमें पढ़ना है एक, देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बस वही पढ़ना है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब पढ़ना है, हाँ ऑसिपिटल याद आ रहा था मुझे, ऑप्टिक लोब पढ़ना है। तो ऑप्टिक लोब जो एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, है ना। विजुअल इंफॉर्मेशन आपको यहां से पता चल रही थी, ओल फैक्ट्री इज डिफरेंट, जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट था, इससे क्या पता चल रहा है, स्मेल पता चल रही है। ऑप्टिक से, ऑप्टिक आप देखते हैं कि ऑप्टिकल लेंसेज यूज करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, इसलिए हम बोलेंगे विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द आईज एंड परफॉर्म्स टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, स्पेशल प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विजुअल रिफ्लेक्सेस। मतलब जो भी चीजें आपने देखी है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, स्पेशल प्रोसेसिंग करेगा एंड कोऑर्डिनेटिंग विजुअल रिफ्लेक्सेस, जो भी चीजें रिफ्लेक्शंस हैं उन चीज को भी मैनेज करता है, तो कंट्रोल करता है, ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, सेरेबेलम आता है, और सेरेबेलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर, है ना। ये सारी चीजें मेंटेन करेगा आपका सेरेबेलम, और सेरेबेलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है।
जैसे हमने साइड में जो चीज ड्रॉ की थी, यहाँ पर देखिए आप सेरेबेलम, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है आपका सेरेबेलम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे चीजें एज इट इज रहेंगी, जो भी डायग्राम पे बनाया है वही रहेगा। और सेरेबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर, ऑल्सो प्लेज रोल इन अदर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। इन दोनों चीजों में ही ये रोल प्ले करता है कि कॉग्निटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है, मेमोरी पर आ रहा है। फिर सेकेंड आपका आता है पोन्स वेरोली, तो पोन्स वेरोली भी वहीं पर नीचे प्रेजेंट है हिंड ब्रेन पर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन, जो कि मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा को कंट्रोल कर रहा है। तो मिड ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है एंड इट इज, है ना, सेरेब्रम हमने देखा। पोन्स वेरोली में क्या हो रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन एंड द मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। ये किसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब कनेक्ट किसको करता है, मिड ब्रेन वाले पार्ट को कनेक्ट करता है, और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा वाला जो पार्ट है उन दोनों को ही कनेक्ट करता है ना। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि मिड ब्रेन कहाँ पर है ना। तो ये चीज आपका मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन और किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है ना। यहां से ये दोनों चीजों को कनेक्ट कौन करता है, इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने वाली जो चीज है वो है पोन्स वेरोली। तो ये इसको हम पोन्स वेरोली और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा को एक साथ क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर है स्टेम फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ब्रेन स्टेम कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट आपका ब्रेन स्टेम बना रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पोन्स वेरोली के फंक्शंस देख लेते हैं। आपको लोकेशन याद हो गया, एक बार उसको विजुलाइज करिए और यहाँ पे फंक्शन देखिए कि ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले उस पाइप के थ्रू, स्टेम के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। फिर यहाँ पे किस चीज को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो दूसरा फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल कर रहा है। जो आपके स्लीप साइकिल्स हैं, कब सोना है कब जागना है, ये सारी चीजें भी कहाँ से कंट्रोल होती है, पोन्स वेरोली से कंट्रोल होती हैं। और जैसे सेंसेशन है, टेस्ट के सेंसेशन है, हियरिंग, जो चीजें आप सुन रहे हो, उन सारी चीजों के सेंसेशन कहाँ से फील हो रहे हैं आपको, पोन्स वेरोली से, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट्स द, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, सॉरी, दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, इसको कंट्रोल करता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों डिफरेंट हैं। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, यहाँ पर एक बार मैं लिख देती हूँ इस चीज को कि जो आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ये चीज याद रखनी है। विच इज द पार्ट ऑफ, सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट था, यहाँ पे क्लियर हो गया। और जो आपका सेरेबेलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, प्लस ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक। और हमने ये देख लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज में, जो कि है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा भी आपने देखा कि वो कौन शेप का है, न्यूरोनल मास दैट मेक्स अप द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, सबसे लोअर पार्ट बना रहा है ब्रेन स्टेम का, है ना। इट इज द लोएस्ट पार्ट सॉरी, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि किन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन को किससे जोड़ दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ दे रहा है। तो ब्रेन को ये किससे कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। फंक्शंस क्या है, इट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, है ना। इनवॉलेंटरी जो आपकी इच्छा से नहीं होंगे और हमेशा चलते रहेंगे, आप पे डिपेंड नहीं करता है। जो आपके वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आप चाहेंगे तो वो चीज होगी और आप नहीं चाहेंगे तो वो चीज नहीं होगी। बट इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या है कि वो चीजें हमेशा चलती रहेंगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, जैसे अगर आप वॉमिटिंग आप अपनी इच्छा से थोड़ी ना करते हो, तो आपको हो जाती है। डाइजेशन का प्रोसेस है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, पूरे टाइम चल रहा है। हार्ट बीट्स है, पूरे टाइम चल रही है। स्नीजिंग, आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। स्वॉलोइंग एंड स्लीप, है ना, ये सारी चीजें अपने आप ही हो रही है, इनवॉलेंटरी है, जो आप पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगर हम इसी चीज में जाएंगे तो अब हमने कर लिया कवर, हिंड ब्रेन भी कवर कर लिया है। यहाँ पे ये बना रहा था ऑप्टिक लोब, तो अब ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए सेरेबेलम भी हो गया, पोन्स वेरोली भी हो गया, और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा भी हमने कवर कर दिया है। फोर ब्रेन भी हमने कवर कर लिया, और मिड ब्रेन भी और हिंड ब्रेन भी कवर कर लिया है। नाउ मूविंग फर्दर हम देखते हैं आगे की चीजें। तो आगे हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एक बार स्पाइनल कॉर्ड का लोकेशन देख लीजिए कि जो लोकेशन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था
स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन आपका 98% होता है। तो जो आपके पूरे ब्रेन का पार्ट है वहां पे नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं ब्रेन पूरा है वो 98% है, प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है वो 2% ही है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया है वो 2% है, ये चीज ध्यान में रखनी है। प्लस ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये सीएनएस का पार्ट हो गया। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, है ना, यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं। जैसे लेंथ की अगर हम बात करें तो नियरली अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ पे ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट साइज का हो सकता है ना, थोड़ा बहुत। जैसे अगर हम मान लें कि 45 है मेल में, तो 43 या 42 समथिंग होगा फीमेल्स में, मतलब थोड़ा बहुत डिफर करता है। अब वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स इनमें साइज थोड़ा सा डिफर करेगा। प्लस आप देखेंगे वेट की अगर हम बात करें तो वेट अप्रोक्सीमेटली 35 से 36 ग्राम का वेट होता है ना। तो 35 ग्राम्स और हम बोल सकते हैं 35 टू 36 ग्राम का इसका वेट होता है। प्लस आप देखिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें हम किसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई स्पाइनल नर्व्स है। तो हम इसके आगे जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पाइनल नर्व्स इससे कनेक्टेड है। अब देखिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो लोकेशन है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम 3 मेन पार्ट्स देखेंगे तो सबसे पहला आपका आता है सर्वाइकल, है ना। सर्वाइकल जो कि आपके नेक में प्रेजेंट है, नेक वाला जो पार्ट है वो सर्वाइकल हो गया। फिर आता है थोरेसिक, तो थोरेसिक वाला पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं कि चेस्ट वाला जो आपका पार्ट है थोरेसिक कैविटी हो गया। उसके बाद से तीसरा जो पार्ट है इसमें उसको कहते हैं लंबर। तो जो लंबर है वो बेसिकली आपका लोअर बैक हो गया, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, ये तीनों पार्ट देखने हैं। ये चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा है ना, इस तरीके से हमने डायग्राम में देखा। यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको रफली, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है ये। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है और ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है। अभी हम समझेंगे कि ब्रिज की तरह ये कैसे एक्ट करता है। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द लोअर बैक, ब्रेन को लोअर बैक से कनेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर कोई चीज कनेक्शन प्रोवाइड करती तो ब्रिज है जो एक इंसान को यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा, तो वही मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा। ये यहाँ पे ये आपके सीएनएस का पार्ट है, ये हमने देख लिया था। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, पीछे जो आपका बैकबोन है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। अब इसके कुछ मोटर फंक्शंस होंगे और कुछ सेंसरी फंक्शंस होंगे। तो मोटर फंक्शंस में आप देखेंगे डायरेक्ट वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को डायरेक्ट करता है। प्लस कुछ सेंसरी फंक्शंस होते हैं जो मॉनिटर करते हैं सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, टेम्परेचर। तो मोटर फंक्शंस आते हैं जो डायरेक्टली वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को देखता है, और सेंसरी फंक्शंस आते हैं जो मॉनिटर करता है सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड पेन। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे क्या रेगुलेट कर रहा है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है। सो स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट्स एंड कंडक्ट मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। यहाँ पे उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो सोच समझ सके और चीजों को समझ के कंसिडर कर सके उन्हें, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड जो है इस फंक्शन को प्ले नहीं करता है। यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिफ्लेक्स एक्शन को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया था, मार्शल हॉल ने ऑब्जर्व किया था। लेट्स चेंज दिस पेन, नहीं लग रहा है मुझे। चलिए, अब मार्शल हॉल ने पहली बार इसको डिस्कवर किया रिफ्लेक्स एक्शन को। और अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, जैसे आपने कोई भी चीज टच की, है ना, कुछ भी चीज आप देख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहे हो उसमें, है ना, रिएक्ट कर जा रहे हैं, आपने सोचा नहीं समझा नहीं। तो यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस नहीं इन्वॉल्व होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ब्रेन जो भी चीजें करेगा सोच समझ के करेगा, बट जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है तो उसके टाइम पर जो भी चीजें की जाती हैं, ऐसे एक्शंस जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस। स्पॉन्टेनियस है, बहुत तेजी में होंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं तो भी हो जाएंगे। इनवॉलेंट्री, आपकी इच्छा से नहीं हो रहे हैं, है ना। प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और थॉट, एंड दे आर एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। अगर हमें भी सर्वाइव करना है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज टच कर दे रहे हैं
जो आपको हर्ट करने वाली है, या फिर मतलब कोल्ड है, हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर जैसे आप करंट लगता है तो आप दूर जाते हैं ना, तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन से हो रहे हैं। तो आपको आपका सर्वाइवल तो उस पर ही डिपेंडेंट है ना, आपको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शंस। एंड क्विकली अडॉप्ट टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को हम अडॉप्ट कर पाते हैं। अब जो पाथ है कि एक पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आपने अपनी फिंगर से टच किया, अपने हाथ से टच किया ऑब्जेक्ट को, तो ये डायरेक्टली ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं। तो ये जो पूरा पाथ होगा ना, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होगा, उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो दिस पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। एंड रिफ्लेक्स एक्शन किस पर डिपेंड करता है? बिहेवियर ऑफ द पर्सन पर डिपेंड करता है, टोटली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब जैसे एग्जांपल है नी जर्क इफेक्ट। नी जर्क इफेक्ट कैसा है कि जैसी आपने चीजें मतलब इंस्टेंटली रिएक्ट करना। तो मूविंग अवे एज सून एज वी टचेस हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हमने छुआ, गर्म और ठंडी चीजों को, तो हम उससे दूर जाते हैं। व्हेन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद शार्प ऑब्जेक्ट, कोई नुकीली चीज छू दी आपने, तो उसके बाद भी आप उससे तेजी से हाथ हटाएंगे। फिर अगर आप किसी स्कैरी एनिमल्स को देखते हैं, कोई स्कैरी चीज देखते हैं, तो उससे भी आप जल्दी से वहां से अलग होंगे या भागेंगे। तो ये सारी चीजें आ गई आपके रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स में। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे क्रेनियल होते हैं और दूसरे होते हैं आपके स्पाइनल। तो जो क्रेनियल होते हैं ना, दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे ये जो एक्शंस होंगे ब्रेन के द्वारा कंप्लीट हो रहे हैं। कोई भी अर्जेंसी नहीं होती, आप आराम से डिसीजन ले इसमें, है ना। तो क्रेनियल में अर्जेंसी नहीं होती है, स्लो एक्शन है, आराम से काम करिए, आराम से सोचिए, डिसीजन लीजिए, फिर करिए। तो ये सारी चीजें क्रेनियल से कंट्रोल हो रही हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे किसी चीज खाने को देखा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है यार, वाटरिंग ऑफ माउथ मीन्स आपके मुंह में पानी आने में, किसी टेस्टी चीज को देखकर टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो ये चीजें हो गई। यॉनिंग, जब आप जमाई लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीजें थोड़े आराम से हो रही हैं, तो ये क्रेनियल नर्व्स के द्वारा होती हैं। क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन है आपका टाइप का, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे स्पाइनल। स्पाइनल में क्या करेगा? इंस्टेंटली होगा। तो कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर, और दे आर वेरी फास्ट एक्शंस, है ना। बहुत ही फास्टली करेंगे आप, बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं आपके स्पाइनल एक्शंस। जैसे आपने हील के ऊपर पैर रख दिया है, तो बहुत तेजी से आपका जो पैर है वो अलग होगा वहां से। तो ये किस में आ गया? आपके स्पाइनल एक्शन में। अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है स्पाइनल में, क्रेनियल में नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। देन आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे सोमैटिक पीएनएस और ऑटोनॉमिक पीएनएस। सोमैटिक में आपकी क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी। नर्व्स जो हैं वहां पर हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे, ब्रेन। अभी हम नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पेरिफेरल, आसपास की जो पेरिफेरी है ब्रेन है, आसपास की पेरिफेरी में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो है क्रेनियल नर्व्स। तो जो आपके ब्रेन से नर्व्स अराइज हो रही है उसको क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स प्रेजेंट है? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स की बात कर लें, है ना, तो इनमें क्या होता है? फ्रॉग्स हो गए, फिशेस हो गए, उनके पास सिर्फ 10 पेयर्स होते हैं। आप ह्यूमन बींग्स का तो याद रखिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का इंपॉर्टेंट है कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। तो ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है तो स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। ह्यूमंस में कितने प्रेजेंट होते हैं? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी है ह्यूमन बींग्स में, और अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर आ जाता है आपका ऑटोनॉमिक पीएनएस। तो ऑटोनॉमिक पीएनएस क्या करता है? ये इनवॉलंटरी साइकोलॉजिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी साइकोलॉजिक प्रोसेस जो आपकी इच्छा से नहीं होंगे, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेक्सुअल एरोसल जो होता है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। साथ ही ये पेरास्टेल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है ना। क्या कहते हैं? पेरास्टेल्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पेरास्टेल्टिक मूवमेंट मींस जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे हार्ट रेट है ना, तो यहाँ पे मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, एक बार ये फूलेंगी, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट करके पास में आ जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड पाइप है आपका, फूड पाइप में से फूड एंटर कर रहा है, तो एक बार वो फैलेगा, फिर वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब वो सुकड़ता है, तो जैसे फूड यहाँ पर आया, तो फूड अब क्या करेगा कि नीचे जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड नीचे चला गया फूड पाइप में, फिर ये फाइनली कहां पर जाता है? आपके स्टमक में।
तो ये फाइनली स्टमक में एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके के पैरास्टैटिक मूवमेंट इनवॉलेंट्री होते हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, ऑटोनॉमिक पीएनएस के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक पीएनएस इज मेंटेन बाय द सेंटर्स इन द मेडुला एंड हाइपोथैलेमस, वहां से कंट्रोल होता है। अब एक आता है आपका सिंपैथेटिक पीएनएस और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक पीएनएस। इसका हमने पढ़ा था कि फाइट और फ्लाइट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो फाइट और जो आपके फ्लाइट फंक्शंस है वो कहां से कंट्रोल किए जा रहे हैं, सिंपैथेटिक पीएनएस के द्वारा। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो किसको कंट्रोल करता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कंट्रोल करता है फॉर एग्जांपल जैसे आपका डाइजेशन का प्रोसेस है ना, तो डाइजेशन का प्रोसेस, रेस्ट का प्रोसेस, ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं, आपके पैरासिम्पैथेटिक पीएनएस से। पैरासिम्पैथेटिक पीएनएस इज रिलेटेड टू दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ऑलरेडी आपका डाइजेशन का प्रोसेस बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो जहां पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो पैरासिम्पैथेटिक है। और सिंपैथेटिक पीएनएस क्या करता है कि आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, जब भी वो देखता है कि आपकी बॉडी किसी एडवर्स कंडीशन से सफर कर रही है, सफर करने वाली है, तो उस टाइम पे क्या करेगा कि आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फाइट और फ्लाइट फंक्शन से सिंपैथेटिक पीएनएस के। तो अब यहाँ पर ऑटोनॉमिक पीएनएस भी हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, जो आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। बट मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट में सारी डिटेल्स कवर हो पाएंगी इसकी। तो जो भी चीजें आज हमने देखी हैं बस वो सारी चीजें आप इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बाकी चीजें जो है आई वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। उसके बाद से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।